नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते आज की कुछ खास खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वन विभाग के कैंपर योजना के तहत खरीदे गए 23 बोलेरो कैंपर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन वन अपराधों की निगरानी, वाणिज्य प्रबंधन, रेस्क्यू कार्य, वृक्षारोपण की निगरानी और आपदा राहत में सहायक होंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कैंपर योजना में बजट में लगातार वृद्धि हुई है और 400 करोड़ से अधिक की योजना भारत सरकार को भेजी गई है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां आपको बताते चले कि सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही बता दें कि धामी ने संकल्प लिया था कि रेस्क्यू कार्य पूरा होने के बाद सीएम धामी बाबा आपको बोखनाग का मंदिर निर्माण करेंगे। सीएम का संकल्प आज पूरा हो गया है। बाबा बोखनाग का भव्य मंदिर टनल के पास बनकर तैयार हो गया है। तो ये चारधाम यात्रा के लिए सिलक्यारा टनल बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 853 करोड़ की लागत से टनल बन रही है। ये 4.531 किलोमीटर लंबी 2 लेन और 2 दिशा वाली सुरंग है। दरअसल 2023 में दीपावली की सुबह जब सिलक्यारा टनल का हादसा हुआ था तो देश के साथ ही पूरी दुनिया की नजर इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी थी। वहीं बड़े बड़े टनल, विशेष और इंजीनियर टनल में आपको बताते चले बने, साथ ही फंसे 41 मजदूरों को जान बचाने के लिए दिन रात लगे रहते। वहीं ऑस्ट्रेलिया के जाने माने टनल विशेषज्ञ ओनाल्ड मी आपको बताते चले कि डिस्क भी कई दिन मोर्चा संभाले रहे थे। उस दिन डिस्क का स्थानीय लोगों के साथ बाबा बोखनाथ के मंदिर में पूजा करते हुए भी देखा गया था। तो मैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत आपको पौड़ी के देवप्रयाग और जनासू के बीच देश की सबसे बड़ी लंबी रेल सुरंग T8 और T8M आज आर पार हो चुकी है। सुरंग के निर्माण में टनल बोरिंग मशीन यानी TBM का उपयोग किया गया है, जबकि परियोजना की अन्य सुरंगों का निर्माण पारंपरिक ड्रिल एंड ब्लास्ट तकनीक से किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में नसाजू रेलवे स्टेशन पहुंचे। ये परियोजना की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इस मौके पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। साथ ही वहां पहुंच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उपलब्धि यह है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट देते हैं और बड़ी चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो टनल बोरिंग मशीन हिमालय की जियोलॉजी में चलाना एक बहुत ही कठिन काम था। टीबीएम अगर हार्ड सरफेस होता है, रॉक जैसा होता है सरफेस, उसमें टनल बोरिंग मशीन आसानी से काम करती है। क्योंकि हिमालय बहुत ही यंग माउंटेन है, यहाँ पर टीबीएम का अनुभव पहले अच्छा नहीं था। तो कुछ वर्षों पहले, करीब 3 वर्ष पहले बहुत खूब एक अच्छा एनालिसिस किया गया और दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स के साथ बैठ के अपने देश के सबसे अच्छी ब्रेन्स, आईआईटीज से लेके रेलवे के इंजीनियर्स से लेके हाईवे के कुछ और अच्छे अनुभवी लोगों को लेके सबको साथ लेके एक नया प्रयोग किया गया। टनल बोरिंग मशीन में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए जिससे कि हिमालय की जियोलॉजी में चल सके। और आप जानते हैं कि दुनिया में जो टनल बनाने का तरीका होता है उससे एक अलग तरीके से हिमालय में टनल बनती है, जिसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड, HTM। दुनिया भर में जो मेथड चलता है उसका नाम है NATM। उसकी जगह अपने हिमालय में एक नए तरीके से टनल बनाते हैं, उसका नाम है HTM। तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के
जो इस देवभूमि के सभी जो निवासी हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत बड़ी जो प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। आने वाले समय में कुछ ही महीनों में टनल का फिनिशिंग का काम कंप्लीट होगा। आज ओपन हुई है टनल, एक तरीके से थ्रू हुई है और धीरे धीरे इसका सारा फिनिशिंग का काम कंप्लीट होगा और आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कर्णप्रयाग तक रेल की आवाज़ सुनाई देगी। साथियों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज ही का दिन है जब भारत में पहली रेल चली थी। आज ही का दिन है जब 173 साल पहले 174 साल पहले भारत की पहली ट्रेन चली थी बोरीबंदर से ठाणे के बीच में। तो अच्छा, बहुत ही उपलब्धि वाला दिन है। और एक और खुशी की खबर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे आपको। बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय रेल मंत्री जी का आज नहीं आ रही आवाज, आज 14.5 किलोमीटर से बड़ी टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर और उसकी सौगात देने के लिए हमारे राज्य में पधारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी TBM मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि हम सब लोगों ने देखा और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे चार धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। और जो हमारा पूरी तरह से ये हमारा सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है, कर्णप्रयाग तक जाने वाली ये रेल उस रास्ते से गुजरेगी, उस पूरे को पूरा बहुत हमारे देश को भी लाभ होने वाला है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी लाभ होने वाला है। और साथ में ये अपने आप में एक ऐसी परियोजना है जिसमें 125 किलोमीटर में 35 बड़े पुल बन रहे हैं और 17 सुरंगें बन रही हैं, 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सौगात देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रेल मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे राज्य में ही दूसरी जो परियोजना है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे के लिए अपने कार्यक्रमों में प्रस्तावित किया है, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन, उसका भी सर्वे का काम पूरा हो गया है और आदरणीय अश्विनी जी से मैंने अभी उसके लिए भी अनुरोध किया है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने बताया कि आज भारत की पहली रेल चली थी। इस दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कि जो सिलक्यारा टनल पिछले कई सालों से बन रही थी, आप सबको पता है कि बीच में उसके निर्माण के समय में कुछ मलबा आ जाने से, भूधसाव हो जाने के कारण से उसमें हमारे 41 मजदूर 17 दिनों तक उसके अंदर रहे और आज उस टनल का भी ब्रेक थ्रू हो गया है। और उसके ब्रेक थ्रू होने से भी उस पूरे क्षेत्र में जो यमुनोत्री जाने वाले हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको बहुत सुविधा होने वाली है। जहां उनको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, 25-30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, वो दूरी केवल 4.5 किलोमीटर की हो गई है। 5 मिनट में वो रास्ता तय हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और सभी उस मंत्रालय से जुड़े हुए आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, अजय टम्टा जी को, सभी को मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से अश्विनी जी का बहुत सभी की तरफ से, हमने सांसद जी भी हैं, धन सिंह जी भी हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सांसद जी चले। तो वह प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी के गोलापाल स्टेडियम में चल रहे विभिन्न खेल ढांचे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से स्टेडियम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए तैयार करने का कहा। साथ ही इसके अलावा उन्होंने गोलापार में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव 29 अगस्त को रखने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीण संपर्क
सड़कों के निर्माण कार्यों को लेकर भी बैठक में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जो हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम है, निश्चित रूप से ये पूरे कुमाऊं क्षेत्र और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए खेल के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एसेट्स है। और इस एसेट्स को हम आगे भी, जिस प्रकार से ये नेशनल गेम की इसने मेजबानी करी है, वैसे ही इतिहास रचने का काम हुआ है। आज मैं जब निरीक्षण करने गई थी तो स्विमिंग पूल जो कि ओलंपिक लेवल का बना हुआ है, वो भी जो उस पर भी हमारी जो जिला क्रीड़ा अधिकारी है वो बता भी रही थी कि मैंने हमने अभी इसमें फिर से इसमें हमने स्कूल के बच्चों से संपर्क साधा है कि वे आए और इस पर प्रैक्टिस करें। तो भाई पूरे देश भर में आज कांग्रेस का ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर ईडी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई है, संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, निरंतर दुरुपयोग होता रहा है और सारी सीमाएं लाकर कांग्रेस को निशाने में भारतीय जनता पार्टी रख रही है। आज हमारे नेता, हमारी गार्जियन है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिनका त्याग और बलिदान का, संघर्ष का, समर्पण का इतिहास है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया। और राहुल जी और सोनिया जी जो लगातार जो है पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के लिए सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। उस आवाज को दबाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने ईडी के माध्यम से जो है मुकदमा दर्ज करने का काम किया। तो वहीं चारधाम यात्रा के शुभारंभ से पहले कांग्रेस ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह से कहा कि चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, लेकिन पिछली बार की व्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार सरकार को समुचित और ठोस इंतजाम करने चाहिए। तो ये राजेंद्र शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की जीवन रेखा है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु देश भर से यहाँ आते। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, मांगों की स्थिति, भोजन पानी की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं पर सरकार की विशेष ध्यान होना चाहिए। साथ ही शाह ने यह भी कहा कि वर्ष 2024 की यात्रा में कई कमियां देखने को मिली थी, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बार सरकार को चाहिए कि वह यात्रा मार्गों को समीक्षा कर आवश्यक सुधार करे ताकि कोई अव्यवस्था न हो। देखिए, मेरा सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि पिछले लगातार 2017 से लेकर आज 2025 हो गया, आपकी सरकार प्रदेश में है। मैं अगर बात करूं तो इन 8 सालों में यात्रा निश्चित तौर पर बढ़ी है, लेकिन यात्रा बढ़ने के साथ साथ जितनी मुश्किलें यात्रियों को भुगतनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही है। और अगर मैं बात पिछले साल की करूं तो पिछले साल भी एक घटना वहां पर घटी केदारनाथ में, और उसके बाद 3 दिन बाद आपके अधिकारियों के द्वारा आपको सूचित किया गया कि वहां पर इतनी बड़ी भयंकर आपदा आई है। और कई तो वहीं प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं ने ईडी के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यालयों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बंद करो, तो
तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के विरोध में हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में हल्द्वानी विधायक सुमित, प्रदेश पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजबा और अन्य नेताओं ने भाग लिया। नेताओं ने इसे राजनीतिक द्वेष और बीजेपी की साजिश बताया, साथ ही ईडी के दुरुपयोग का भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने इसे किसके खिलाफ आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया है। का पर्दाफाश मेल और ऐसी भावना राजनीति में हमने कभी आज तक नहीं देखी। राजनीति में एक परंपरा थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का अवतार बोला था। और आज देखिए, इस नेहरू गांधी परिवार ने इस देश के लिए इतने बलिदान दिए। यही वो नेहरू जी थे, जब प्रधानमंत्री बने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने कैबिनेट में रखा। और आज स्थिति देखिए, क्योंकि राहुल जी निंदा करते हैं, क्योंकि राहुल जी सूट बूट की सरकार बोलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस तरीके से वो बदले की भावना के हमारे नेताओं पर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की जांच करवा रहा है, बहुत निंदनीय है। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हमारे माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी का ईमानदार नेता इस देश में दूसरा मिल गया। मनमानी का पर्दाफाश मेल प्रत्याशी श्री ललित जोशी जी का। तो वहीं उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वर्गीकरण की दिशा में एक अहम पहल की मांग की गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि तेलंगाना राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एससी वर्गों के वर्गीकरण को लागू करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। तो वहीं सिंगल ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के तहत वर्ष 2024 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख किया है, जिसमें कोर्ट ने पंजाब सरकार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों में वर्गीकरण और संवैधानिक वैधता प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य आरक्षण का लाभ उन अति पिछड़े वर्गों तक पहुंचाना है जिन्हें अब तक समान अवसर नहीं मिल पाए हैं। तो वहीं सिंगल ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने पहले ही ये व्यवस्थाएं लागू कर दी है और अब उत्तराखंड को भी इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। उसमें ये कहा कि आरक्षण को लगभग 75 साल भारत में हो गए और 3 जनरेशन इसका लाभ ले चुके हैं। अब जो इस पर विचार किया जा रहा है, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा वर्ग इस आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए था, बहुत बड़े वर्ग को नहीं मिला। और अब अनुसूचित जाति जनजातियों में भी तो एक ऐसा वर्ग हो गया है जो अपने आप में समृद्ध है और उच्च स्थानों पर है और काफी ज्यादा लाभ इसका ले चुके हैं। तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की पोल खुलने से तिलमिलाहट की ही कांग्रेस की असली कारण है। उन्होंने कहा कि संविधान की किताब लेकर चलने वाले नेता अब खुलेआम जांच एजेंसियों को धमका रहे हैं। विस्तृत रूप से रखने के लिए हमारे जिसके निमित्त हम इस पत्रकार वार्ता के लिए समाचार जगत में देखा होगा कि देश की पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी जो संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं, जब उस संविधान के अंतर्गत होने वाली कार्रवाई की तपिश उन तक पहुंचती है तो कैसे उसका मजाक उड़ाकर देश भर में धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जिसके निमित्त हम इस पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, विषय को विस्तृत रूप से रखने के लिए हमारे जिसके निमित्त हम इस पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
तो वहीं गौला नदी किनारे बनी मलिन बस्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने की तैयारी है। प्रशासन ने इन बस्तियों को अतिक्रमण मानते हुए 1 सप्ताह के भीतर हटाने का नोटिस जारी किया है। इस कार्यवाही के खिलाफ इलाके के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। साथ ही बस्तीवासियों ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से पुनर्वास की मांग की। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन अचानक प्रशासन की ओर से नोटिस थमा दिया गया है कि उनका आरोप है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उन्हें हटाया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। इस विरोध प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्रीय वार्ड पार्षद भी शामिल हुए और प्रशासन की कार्यवाही को अवमाननीय बताया। जो गौला नदी और आपके रेलवे लाइन के मध्य जो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र में कई व्यक्तियों के द्वारा झुग्गी झोपड़ियां आदि बना के निवास किया जा रहा है। वो बाढ़ क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक गौला के प्रभाव की स्थिति में वो पूरा का पूरा पानी से भर जाता है और यहाँ वहाँ जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से वहां रहते हैं, कोई भी वहां स्थायी रूप से नहीं रहता है। जब भी नदी का पानी बढ़ता है वो हट जाता है। इसके अलावा वो आरक्षित वन क्षेत्र भी है। आरक्षित वन क्षेत्र में यदि उनको वहां से नहीं। तो वहीं उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए वाला ऐतिहासिक स्लादे बिखौती मेला सोमवार को अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुभारंभ हुआ। वीरता की परंपरा की भूमि कहे जाने वाले रणबांकुरों के शहर द्वाराहाट में आयोजित ये मेला सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि सदियों पुरानी लोक आस्था और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक बनकर सामने आया। उद्घाटन अवसर पर रणबांकुरों ने परंपरागत ओड़ा भेंटने की रस्म निभाते हुए इतिहास को श्रद्धा के साथ दोहराया। तो वहीं चड़क पूजा के अंतिम दिन दिनेशपुर में सन्यासियों ने हैरतअंगेज जानलेवा करतब से गुजरने के बाद अब व्रत तोड़ा। चड़क पूजा के पूरा चैत्र महीना पूजा करने वाले शिव भक्तों को सन्यासी कहा जाता है। यहाँ सन्यासी पूरे महीने सारा दिन उपवास रखकर लोगों के घरों में जाकर शिव जी की आराधना कर भीख मांगते हैं। जो भीख उन्हें मिलता है उस पर ये शाम को एक समय भोजन करते हैं। वहीं चैत्र महीने की अंतिम दिन खजूर के पेड़ पर नृत्य करना, नंगे बदन कांटों के ऊपर लोटपोट करना, पीठ में मछली मारने वाली कांटे को चुबाकर खंबे से लटकाकर घूमना और जीभ से सुई चुभवाना जैसे कर्तव्यों में इन्हें गुजरना पड़ता है। जिन सन्यासियों को भी ये कर्तव्य दिखाने के दौरान कोई हानि नहीं होती है। बाण राजा ने उसका कोई सुसंतान नहीं होता था, कोई औलाद नहीं था। उसने भोलेनाथ को मानत मांगा, बोला मेरा एक औलाद हो जाए तो मैं ये कांटा लगा के बाण पूजा करेंगे। ये बाण पूजा है, बाण लिंगो। तो वहीं उत्तराखंड शासन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। सभी विभागों को नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य समय पालन और कार्यस्थल की निगरानी को प्रभावी बनाना है। तो वहीं हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम के पास 5 दिन पहले गंगा में डूबे युवक का शव आज एसडीआरएफ टीम ने बरामद किया। तो वहीं एडिशनल उप निरीक्षक परविंदर धस्माना के नेतृत्व में टीम ने गहन सर्चिंग के बाद शव को ढूंढ निकाला और जिला पुलिस को सौंप दिया। इसके लिए लगातार 5 दिन तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। तो वहीं प्रदेश में जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे पेयजल संकट भी गहराने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य भर में जिलेवार कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं ताकि लोगों की पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। इस बीच अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड के सरकारी विद्यालयों में पेयजल संकट को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। वहीं एसडीएम सल्ट रिंकू भिष्ट की अध्यक्षता में खंड शिक्षा अधिकारी, जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालयों में हो रही पानी की किल्लत को दूर करने की दिशा निर्देश
भी दिए गए। तो वहीं एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि गर्मियों से बच्चों को परेशानी न हो, इसके लिए हर विद्यालय में पेयजल की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों के साथ में एक बैठक की गई है, जिसमें जिन जिन विद्यालयों में पेयजल की दिक्कत है तो उसमें क्या वैकल्पिक इंतजाम हो सकता है, उसके संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।